हाँ जी, वेलकम टू हर्षायस। एथिक्स का आज हमारा 19th लेक्चर है। इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी एथिक्स की पहली 4 यूनिट्स के बारे में। पहली 4 यूनिट्स जो कि स्क्रीन पर दिख रही हैं, उनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बातचीत कर ली है और हमें ये भी पता है कि एथिक्स में टोटल 8 यूनिट्स देखने को मिलती हैं। बेसिकली हमने एथिक्स के 50% सिलेबस को कवर कर लिया है। आज के सेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं एथिक्स की यूनिट 6 की। ये जो 6th यूनिट है, ये टाइटल्ड है पब्लिक या फिर सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस यूनिट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। एक चीज और दिमाग में रखना, ये जो यूनिट है इसके टाइटल में पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, लेकिन समझने के लिए अगर बात करें तो पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस इन दोनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। पब्लिक सर्विस इज अ ब्रॉड टर्म। विद इन पब्लिक सर्विस बात की जाती है सिविल सर्विस के बारे में, लेकिन इस पूरे यूनिट के दौरान पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। अब शुरुआत करते हैं हम आज के अपने सेशन की। और सबसे पहले तो बेसिक सवाल क्या है? पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्विस? बेहद सिंपल तौर पे अगर बात करें तो पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? एनीवन वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज पब्लिक सर्वेंट। और ये पब्लिक सर्वेंट जिस सर्विस से एसोसिएटेड होता है उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को पब्लिक सर्विस बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखें तो एनीवन working for the government and and handling the administration is known as public servant। और इस पब्लिक सर्वेंट से जो सर्विस एसोसिएटेड होती है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को पब्लिक सर्विस बुलाया जाता है। पब्लिक सर्विस का मतलब क्या है वो तो हमें समझ में आया। अब सवाल आता है पब्लिक सर्विस वैल्यूज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय पब्लिक सर्विस वैल्यूज? सिंपल तौर पे अगर कहें तो पब्लिक सर्विस वैल्यूज refers to ethical principles and standards that determine the behavior and decision making of those working in public service। बेहद सिंपल। पब्लिक सर्विस में जो पब्लिक सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं उनके बिहेवियर को, उनके डिसीजन मेकिंग को जो एथिकल प्रिंसिपल्स, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करते हैं उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को पब्लिक सर्विस वैल्यूज बुलाया जाता है। पब्लिक सर्विस वैल्यूज का मतलब क्या होता है? पब्लिक सर्विस वैल्यूज refers to refers to ethical principles and standards that determine the behavior and decision making of those who are
वर्किंग इन दी पब्लिक सर्विस। बेहद सिंपल, दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा। एक तो हमने बात की पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है? एनीवन वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज पब्लिक सर्वेंट। और दूसरा हमने बात की पब्लिक सर्विस वैल्यूज के बारे में। पब्लिक सर्विस वैल्यूज रेफर्स टू ethical principles and standards that determine the behavior and decision making of those working in the public service। पब्लिक सर्विस वैल्यूज का मतलब क्या होता है वो भी हमें समझ में आया। अब सवाल आता है ये जो पब्लिक सर्विस वैल्यूज हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, और पब्लिक सर्विस वैल्यूज के एग्जाम्पल्स आपको एकदम से आने चाहिए, बिकॉज एथिक्स में ऑलमोस्ट जितने भी पब्लिक सर्विस वैल्यूज हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, उनको हमने कहीं ना कहीं मेंशन किया है। कुछ वैल्यूज की अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं इंटीग्रिटी के बारे में, हम बात कर सकते हैं सेल्फलेसनेस के बारे में, हम बात कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, हम बात कर सकते हैं लीडरशिप के बारे में, हम बात कर सकते हैं ओपननेस के बारे में, हम बात कर सकते हैं ऑनेस्टी के बारे में, हम बात कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ये कुछ पब्लिक सर्विस वैल्यूज हैं और इनको देखकर आपको याद आना चाहिए नोलान्स प्रिंसिपल, जहां पर बात की गई थी 7 पब्लिक सर्विस वैल्यूज के बारे में। ये वही 7 पब्लिक सर्विस वैल्यूज हैं। आईएसओ सर्टिफाइड लोहा, होपफुली आपको याद होगा। ये कुछ पब्लिक सर्विस वैल्यूज हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारी पब्लिक सर्विस वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं पेट्रियोटिज्म के बारे में। पेट्रियोटिज्म अपने आप में इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अबाइडिंग बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिक सर्वेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, पब्लिक सर्वेंट्स लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करें। ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस वैल्यू है। तो ऐसी बहुत सारी पब्लिक सर्विस वैल्यूज देखने को मिलती है। पब्लिक सर्विस वैल्यूज का मतलब क्या है वो हमें समझ में आया। पब्लिक सर्विस वैल्यूज के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वो हमने देख लिए। अब सवाल आता है ये जो पब्लिक सर्विसेज हैं, या फिर ये कहें कि ये जो सिविल सर्विसेज हैं, इनके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज। देखो, एक जो बड़ा प्रॉब्लम है विच इज एसोसिएटेड विद द सिविल सर्विसेज इज सेंस ऑफ इलीटिज्म। सिविल सर्वेंट्स के अंदर एक सेंस ऑफ इलीटिज्म देखने को मिलता है, राजाशाही वाला भाव देखने को मिलता है। और ये जो सेंस ऑफ इलीटिज्म है ये पीछे से चला आ रहा है। ब्रिटिशर्स के टाइम से ही ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनको राजा के जैसे ट्रीट किया जाता था, और वही कल्चर आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी ऐसा ही होता है। एक ऐसा बच्चा जिसको कल तक गली के 4 लोग नहीं पूछते थे, कल को उसका नाम लिस्ट में आ गया तो उस इलाके का जो भी एमएलए है, एमपी है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब उसके द्वार पे खड़े होंगे ट्रेनिंग के लिए। जैसे ये लवासना जाएगा खूब सर्वेंट्स मिलेंगे, बड़े बड़े लोग इस बच्चे को आके मिलेंगे, और धीरे धीरे ये जो सेंस ऑफ इलिटिज्म है ये डेवलप होने लग जाएगा।
और जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये जो सेंस ऑफ एलिटिज्म है ये और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ये जो सेंस ऑफ एलिटिज्म है इसका एक डिमेरिट ये है कि जैसे जैसे ये सेंस ऑफ एलिटिज्म ग्रो करता है वैसे वैसे ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये ग्राउंड रियलिटी से बेहद दूर होते चले जाते हैं। और जब ग्राउंड रियलिटी से दूर हो जाएंगे तो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाना, लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझना अपने आप में बेहद डिफिकल्ट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम है सेंस ऑफ एलिटिज्म, दूसरा प्रॉब्लम है करप्शन। और इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है। बड़े कम ऐसे सिविल सर्वेंट्स होंगे जो कि पूरे इंटीग्रिटी के साथ में, जो कि पूरे ऑनेस्टी के साथ में ये कह सकते हैं कि पूरे सर्विसेज में उन्होंने एक पैसे का करप्शन नहीं किया है। ऐसे बड़े कम सिविल सर्वेंट्स होंगे। अदरवाइज कमीशन डिवाइडेड होता है कि अगर टेंडर पास हो रहा है तो इतना पैसा साहब को जाएगा। करप्शन आम तौर पे देखने को मिलता है, हम सब आए दिन देखते हैं। छोटे छोटे ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स तो बड़ी चीज है, छोटे छोटे ऑफिसर्स हाई लेवल का करप्शन करते हैं, 200 200 300 300 करोड़ का करप्शन करते हैं। ये जो करप्शन है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर करप्शन के अलावा एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है नेपोटिज्म। ये जो नेपोटिज्म है ये सिर्फ बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलता है, सिविल सर्विसेज में भी देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? कोई टेंडर पास होना है, साहब बैठे हुए हैं, साहब का कोई चचेरा भाई है, कोई ममेरा भाई है, कोई दोस्त है। साहब क्या चाहेंगे कि जो टेंडर है ये मेरे भाई को मिल जाए। साहब को एक साइन करना है, टेंडर मिल जाएगा। अपने थ्रू नहीं मिलेगा तो जुगाड़ लगवा देंगे, वहां से दिलवा देंगे। और दूसरे तरीके से भी नेपोटिज्म देखने को मिलता है। साहब साहब बन गए, इनका कोई भाई है, इनका कोई चचेरा भाई है, इनका कोई ममेरा भाई है, उसको मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जानता कुछ नहीं है लेकिन क्योंकि साहब का भाई है तो मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो नेपोटिज्म अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है पार्टिजनशिप की। नॉन पार्टिजनशिप के बारे में हमने पढ़ा था इससे पिछले सेशन में। और नॉन पार्टिजनशिप का मतलब होता है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। लेकिन आज के डेट में ये जो सिविल सर्विसेज हैं इनके सामने, इनके अंदर एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है पार्टिजनशिप की। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के फायदे क्या हैं उनके बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, लेकिन नॉन पार्टिजनशिप देखने को नहीं मिलती है। पार्टिजनशिप जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में, आइडियोलॉजीज के साथ में अलाइन करते हैं, उनकी तरफ टिल्टेड होते हुए दिखाई देते हैं। सिविल सर्वेंट्स तो नहीं, लेकिन हाँ एक कलाकार हैं, उनसे पिछले दिनों पूछा गया मंदिर की चोरी के बारे में। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साथ ही साथ बोले कि मंदिरों को तो मुगलों के टाइम पर लूटा जाता था, असली चोरी तो तब हुई थी। ये जो कलाकार हैं मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। कभी कभी मेरा मन करता है कि चूटी काट लूं और बोलूं बहुत क्यूट हो आप। देखो, आइडियोलॉजी चाहे जो हो, आपकी मेरी किसी की भी जो भी आइडियोलॉजी है ठीक है, लेकिन ये जो बात करते हैं ना, बात करते हो बड़े क्यूट लगते हैं मुझे कि भाई साहब क्या ज्ञान पाया आपने। लेकिन ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि सिविल सर्विसेज में ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनमें पार्टिजनशिप देखने को मिलती है। पार्टिजनशिप के अलावा एक मेजर चैलेंज आज की डेट में है पॉपुलिज्म का। सोशल मीडिया का जमाना है। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनसे एक्सपेक्ट तो ये किया जाता है कि ये अनोनिमस रह के काम करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में नए नए सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं। इनको भी चाहिए कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स को लोग जानते हैं वैसे हमें भी लोग जाने। कुछ सिविल सर्वेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कैमरामैन हायर किए हुए हैं कि जहां जाएंगे उनके पीछे पीछे कैमरामैन चलेगा और फिर डांट रहे होंगे ऐसे कैसे कर दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। और जो देख रहा होता है उसको लग रहा होता है कि यार कितना तगड़ा सिविल सर्वेंट है, कितना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना,
इनकी सर्विसेज में, अपने डिपार्टमेंट में कोई वैल्यू नहीं होती है। दिखावे की दुनिया है, लोगों को पता नहीं है कि कैसे फंक्शन करता है पूरा सिस्टम, तो लोगों को लगता है कि कितना बढ़िया सिविल सर्वेंट है। अदरवाइज सिविल सर्वेंट्स को उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो अनोनिमस रह के अपना काम करेंगे, लेकिन पॉपुलिज्म का जमाना है। आजकल सिविल सर्वेंट जो हैं वो सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं और खूब सारी डिबेट और डिस्कशन देखने को मिलता है कि ये जो पॉपुलिज्म है इसको कंटेन करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को रेगुलेशंस लाने की जरूरत है। सरकार रूल्स लेकर भी आती है, पिछली बार भी लेकर आई है, लेकिन हाँ, पॉपुलिज्म इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये तो आपको समझ में आता है, पेपर लीक हो गया, लेकिन कौन अकाउंटेबल है उसके लिए, उसका कोई पता नहीं है। किस ऑफिसर की जिम्मेदारी है उसका कोई पता नहीं है। किस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है उसका कोई पता नहीं है। घपला हो गया, स्कैम हो गया, लेकिन कोई ऑफिसर सस्पेंड नहीं हो रहा है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ये बड़ा टाइट स्ट्रक्चर है, ये अपने ऊपर बात नहीं आने देते, ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। स्कैम हो गया, पेपर लीक हो गया, होने दो, लेकिन हमारे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी देखने को मिलती है। और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के अलावा लैक ऑफ कंपैशन भी देखने को मिलता है। लैक ऑफ कंपैशन क्यों देखने को मिलता है? भाई सेंस ऑफ इलिटिज्म है। सेंस ऑफ इलिटिज्म है तो ग्राउंड रियलिटी से ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये दूर हो जाते हैं, और जब दूर हो जाएंगे तो फिर काय बात का कंपैशन फिर किसकी पड़ी है? तो लैक ऑफ कंपैशन भी देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए प्रॉब्लम्स ऑफ सिविल सर्विसेज, तो प्रॉब्लम्स में एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है सेंस ऑफ इलिटिज्म। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है करप्शन। तीसरा प्रॉब्लम है नेपोटिज्म। चौथा जो आज के डेट में बड़ा प्रॉब्लम है वो है पार्टीजनशिप। पांचवा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है पॉपुलिज्म। और पॉपुलिज्म के अलावा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और लैक ऑफ कंपैशन, ये भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिविल सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, हमने दो तीन चीजों के बारे में पढ़ा। एक तो हमने बात की कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है, एनीवन वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज पब्लिक सर्वेंट। दूसरा हमने पढ़ा कि पब्लिक सर्विस वैल्यूज का मतलब क्या होता है। पब्लिक सर्विस वैल्यूज रेफर्स टू ethical principles and standards that determine the behavior and decision making of those working in the public service। उसके बाद हमने पब्लिक सर्विस वैल्यूज के कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे इंटीग्रिटी है, सेल्फलेसनेस है, ऑब्जेक्टिविटी है, लीडरशिप है, ओपननेस है, ऑनेस्टी है, अकाउंटेबिलिटी है, पेट्रियोटिज्म है, अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, अबाइडिंग बाय द लॉ ऑफ द लैंड है। ऐसे बहुत सारे पब्लिक सर्विस वैल्यूज के एग्जांपल्स हैं। और फिर हमने बात की प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो सेंस ऑफ इलिटिज्म, करप्शन, नेपोटिज्म, पार्टीजनशिप, पॉपुलिज्म, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ कंपैशन, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं सिविल सर्विसेज से। अच्छा, इतनी ही प्रॉब्लम्स नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो आप उसको बेफिक्र होके लिख सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो यहां पे लिस्ट खत्म हो जाएगी। अच्छा, हमने बात कर ली कि पब्लिक सर्विस और पब्लिक सर्विस वैल्यूज की मतलब क्या होती है। अब बात आती है एथिकल डिलेमा के बारे में। एथिकल डिलेमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिकल डिलेमा? देखो, एथिकल डिलेमा का मतलब समझने से पहले डिलेमा का मतलब समझो। डिलेमा का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें, कोई ऐसी सिचुएशन
जिसमें आपको दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस में से चूज करना है। ये जो सिचुएशन है, इस चूज करने के दौरान जो एक कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है उसको डिलेमा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो शर्ट्स हैं, एक लाइट ब्लू कलर की, एक वाइट कलर की, और आपको दोनों ही कलर्स अच्छे लगते हैं। अब आपको चूज करना है कि यार दोनों में से कौन सी शर्ट आज पहनूं। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में, इसको डिलेमा बोलते हैं। डिलेमा बहुत सिंपल है। किन्हीं भी दो ऑप्शंस या दो से ज्यादा ऑप्शंस के बीच में जब आप चूज करते हो तो वो जो कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है, वो जो सिचुएशन क्रिएट होती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को डिलेमा बोलते हैं। तो डिलेमा का मतलब क्या है? डिलेमा इज बेसिकली अ सिचुएशन in which one has to choose between two or two or more options। ये तो क्या है? डिलेमा है। अब सवाल आता है, एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है? एथिकल डिलेमा इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इज अ complex situation in which one has to choose between two or more ethical choices। फर्क है, ध्यान देना। यहां पे नॉर्मल सी सिचुएशन है। यहां पे आप नॉर्मल सी सिचुएशन में किन्हीं दो चीजों के बीच में कंफ्यूज हो, किन्हीं दो चीजों के बीच में आपको चूज करना है, उसको बोल देते हैं डिलेमा। लेकिन एथिकल डिलेमा का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, चूज करना डिफिकल्ट है, और जो चॉइसेस हैं वो एथिकल हैं। एथिकल चॉइसेस में से आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप नॉर्थ ईस्ट के किसी रिमोट एरिया में कलेक्टर हो और वहां पे भयंकर बाढ़ आ गई है। भयंकर बाढ़ आई हुई है, जान माल की खूब सारी हानि हो रही है, कई सारे लोग मारे गए हैं। और जब ये बाढ़ आई, इसी दौरान राजस्थान जैसलमेर के किसी रिमोट गांव में आपकी मदर बीमार हो गई हैं, और मदर जो है वो सीवियरली इल है। अब आपको चूज करना है, मम्मी से मिलने जाओ या फिर ये जो फ्लड है इसको मैनेज करो। फ्लड को मैनेज करना, इन लाखों लोगों की जिंदगी को बचाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और आपकी मदर है, आपको पाल पोस के बड़ा किया है और हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनसे भी मिल के आना आपकी जिम्मेदारी है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपको चूज करना है। आपको चूज करना है कोई एक ऑप्शन, और दोनों ही एथिकल चॉइसेस हैं। अगर आप यहां रहते हो और फ्लड्स को मैनेज करते हो तो लाखों लोगों की जिंदगी बचेगी, और अगर आप अपनी मदर के पास में जाते हो, उनसे मिलते हो, तो बेटे होने का जो फर्ज है उसको आप निभाओगे। लेकिन सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। और इमेजिन करो, सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता है कि अगर आप 2 घंटे के लिए भी गए तो यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, कोई आदमी काम नहीं करेगा, और 2 घंटे में आप पहुंच भी नहीं सकते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कोई रिमोट एरिया है, बाढ़ आई हुई है, फ्लाइट चल नहीं रही है। पहले आप कलकत्ता तक गाड़ी से आओगे, 2-4 घंटे उसमें लगेंगे। फिर कलकत्ता से दिल्ली तक फ्लाइट से आओगे, उसमें भी 2-4 घंटे लगेंगे। फिर दिल्ली से फ्लाइट लोगे जयपुर तक, उसमें भी 1.5-2 घंटे लगेंगे। और फिर जयपुर से 4-5 घंटे गाड़ी चला के आप जैसलमेर अपने गांव जाओगे। मतलब 1-1.5 दिन आने का, 1-1.5 दिन जाने का, और बीच में फिर आपकी मदर भी तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आया है तो 1-2 दिन रुक के जाए। मतलब आपको 3-4 दिन चाहिए, और फ्लड्स इतनी सीवियर हैं कि लाखों लोग मारे जा रहे हैं। इनको मैनेज करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। चूज करो, क्या चूज करोगे? ये है एथिकल डिलेमा। आप कुछ भी चूज कर लो,
दूसरी तरफ आपको नुकसान होना ही होना है, दूसरी तरफ आपके दिल को जो वजन वाली फीलिंग है वो फील करनी ही करनी है। तो एथिकल डिलेमा का मतलब क्या है? एथिकल डिलेमा इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन विच वन हैज टू चूज बिटवीन टू और मोर एथिकल चॉइसेस। और जब कोई इंसान एथिकल डिलेमा में होता है तो जरूरी नहीं है कि रिलीजन उसके काम आए। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन बात करता है एक चीज के बारे में, लेकिन जो एथिकल डिलेमा है वो उस चीज को अगर वैसे देखें तो बिल्कुल गलत नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे सती को रिलीजियस सपोर्ट हुआ करता था। सती सही है क्या? नहीं है, लेकिन एक टाइम पे सपोर्ट हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर रिलीजन 4 शादियों का अप्रूवल देता है। 4 शादियां सही है क्या? नहीं है, एथिकली सही नहीं है, लेकिन हाँ रिलीजियस सपोर्ट है। तो जरूरी नहीं है कि आपके एथिकल डिलेमा में रिलीजन आपकी मदद करे। जरूरी नहीं है कि आपके एथिकल डिलेमा में जो सोशल नॉर्म्स हैं वो भी आपकी मदद करें। फॉर एग्जाम्पल, सोशल नॉर्म्स की अगर बात करें तो राजस्थान में पर्दा सिस्टम देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। राजस्थान में चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिलती है। और कोई कलेक्टर ऐसा नहीं है जो कि बंद करा दे उसको, बढ़ चढ़ के होती है। लेकिन क्या ये एथिकल है? नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सोशल नॉर्म्स भी आपकी मदद करें आपके एथिकल डिलेमा में। जरूरी नहीं है कि लॉ आपकी मदद करे। फॉर एग्जाम्पल, जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल किया करते थे तो उन रूल्स के हिसाब से, उन लॉज के हिसाब से एनसीएम गलत था, सीडीएम गलत था, लेकिन एथिकली क्या वो गलत था? एथिकली गलत नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि लॉज भी आपकी मदद करें आपके एथिकल डिलेमा में। जरूरी नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी मदद करें आपके एथिकल डिलेमा में। जरूरी नहीं है कि आपके एथिकल डिलेमास का सॉल्यूशन किसी एक जगह पर मिल जाए। एथिकल डिलेमा क्या है वो देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि उसका सॉल्यूशन कहां पे लाई करता है, फिर देखा जाएगा कि ये जो एथिकल डिलेमा है इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से टूल्स देखने को मिलते हैं। देखो, डिलेमा का मतलब क्या होता है? डिलेमा इज बेसिकली अ नॉर्मल सिचुएशन इन विच वन हैज टू चूज बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है? एथिकल डिलेमा इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन विच वन हैज टू चूज बिटवीन टू और मोर एथिकल ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर बीमार है और आप जिस रीजन में पोस्टेड हो वहां पे फ्लड्स आई हुई है, ये है एथिकल डिलेमा। अच्छा, ये जो एथिकल डिलेमा है ये कई तरीके के देखने को मिल सकते हैं। इसको हम हेडिंग दे रहे हैं नेचर ऑफ, नेचर ऑफ एथिकल डिलेमास, नेचर ऑफ एथिकल डिलेमास। कई तरीके के एथिकल डिलेमास देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से तरीके के एथिकल डिलेमास देखने को मिल सकते हैं? एक तो देखने को मिल सकता है राइट वर्सेस रॉन्ग। और ये तो सबसे सिंपल वाला एथिकल डिलेमा है कि एक ऑप्शन राइट है, एथिकली राइट है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो एथिकली रॉन्ग है। इसमें चूज करने में सबसे आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दोस्त की पार्टी में गए और जैसे ही आप पार्टी में पहुंचे आपके दोस्तों ने आपको घेर लिया और आपके दोस्तों ने आपको 2 ऑप्शंस दिए कि भाई ड्रग्स लेगा या कॉफी पिएगा। अब इसमें एज सच कोई एथिकल डिलेमा नहीं है। एक चीज राइट है, एक चीज रॉन्ग है। कोई भी समझदार इंसान ये बोलेगा कि भैया मैं कॉफी से काम चला लूंगा, ड्रग्स, दारू, शराब
इससे बहुत दूर रहूंगा। तो ये है बड़ा सिंपल सा एथिकल डिलेमा राइट वर्सेस रॉन्ग का, कि एक एथिकल ऑप्शन है और दूसरा अनएथिकल ऑप्शन है। कोई भी समझदार इंसान जो है वो एथिकल ऑप्शन को चूज करेगा। फिर दूसरा देखने को मिल सकता है राइट वर्सेस राइट, और यहां पे समस्या बढ़ने लग जाती है। दो ऑप्शंस हैं या दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं और सारे ही एथिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप डॉक्टर हो और आपके पास में कोई इंसान आया और जब आपने उसको चेक किया तो वो HIV पॉजिटिव निकला। HIV पॉजिटिव निकला और ये जो इंसान है, जैसे ही इसको पता चला कि ये HIV पॉजिटिव है, तो इसने अपनी जो फियांसे है उसको बोला कि यार हम जल्दी शादी कर लेते हैं। शादी होनी थी 6 महीने बाद और ये बोल रहा है कि 15 दिन में शादी कर लेते हैं। मेरे अंदर से शादी आई है, मुझे बड़ी जल्दी जल्दी शादी करनी है, हम शादी कर लेते हैं। डॉक्टर को ये पता चल गया। डॉक्टर को पता चल गया कि जैसे ही इस इंसान को पता चला कि ये HIV पॉजिटिव है, ये अपने पार्टनर को बता नहीं रहा है कि मैं HIV पॉजिटिव हूं, और ये उसको मैनिपुलेट कर रहा है कि जल्दी से जल्दी मेरे से शादी कर लो। अब ये जो डॉक्टर है, इसके सामने डिलेमा है। डिलेमा क्या है? पेशेंट है, उसकी जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, उसको प्राइवेट रखना, उसको डिस्क्लोज नहीं करना, ये इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ इसको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो सामने वाला इंसान है, जो इसका पार्टनर है, इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, और अगर शादी हो गई तो ये जो बेचारी लड़की है ये फंस जाएगी। ये डॉक्टर क्या करे? उस लड़की को बताए कि आपका जो पार्टनर है वो HIV पॉजिटिव है, या फिर ये जो डॉक्टर है अपने पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करे? क्या करे ये डॉक्टर? और दोनों ही चीजें सही हैं। लड़की को बता दे तो समाज कहेगा कि भाई बिल्कुल सही किया, आप भी कह रहे होगे। और अगर ना बताए तो अपने काम के हिसाब से ये एकदम ठीक कर रहा है। यहां पे चॉइस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। या फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लें, तो एक तरफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है और दूसरी तरफ डेवलपमेंट है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेवलपमेंट भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब कैसे चूज करें? अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दें? हालांकि हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन फिर भी सोच के देखो कि जो ऑफिसर बैठा हुआ है, जिसको एक्चुअली में डिसीजन लेना है कि एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए या डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, फॉरेस्ट को काटा जाए या नहीं काटा जाए, काटा जाए तो कितना काटा जाए, डेवलपमेंट को कितनी प्रायोरिटी दी जाए, ये अपने आप में बड़ा एथिकल डिलेमा होता है। तो राइट वर्सेस राइट, ये अपने आप में एक अच्छा खासा बड़ा एथिकल डिलेमा लेकर आता है। फिर तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? तीसरी सिचुएशन हो सकती है रॉन्ग वर्सेस रॉन्ग, और ये भी बड़ा डिफिकल्ट एथिकल डिलेमा होता है कि दो चॉइस हैं और दोनों ही अनएथिकल हैं। आपने सुना होगा द क्लासिकल ट्रॉली प्रॉब्लम के बारे में। क्या है ट्रॉली प्रॉब्लम? कि यहां से ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आप चला रहे हो, ये ट्रेन का जो एक ट्रैक है उस पर 5 लोग खड़े हुए हैं और जो दूसरा ट्रैक है उस पर एक इंसान खड़ा हुआ है। अब बताओ, आप ट्रेन कौन से रास्ते से निकाल के ले जाओगे? किसी भी रास्ते से लेकर जाओ, कोई ना कोई मर रहा है। दोनों ही चॉइसेस अनएथिकल हैं, और आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको डिसीजन लेना है, लो डिसीजन। या फिर इमेजिन करो आप गए समुद्र घूमने के लिए, और समुद्र में जाने के लिए आपने बोट हायर कर ली। 5 लोग हैं, आप हो, आपकी वाइफ है, आपका एक बच्चा है, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, और एक जो बोट चला रहा है। बीच समुद्र में बोट में छेद हो गया, बोट डूबने वाली है। सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि किसी एक आदमी को फेंक दिया जाए। अगर किसी एक आदमी को फेंक दिया जाएगा
तो बाकी के जो 4 लोग हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। अच्छा, ये मत कहना कि बोट वाले को फेंक देंगे। अब पांचों में से किसी को बोट चलानी नहीं आती है, बोट चलानी सिर्फ उसको आती है। अगर उसको फेंक दिया तो फिर सारे मरेंगे। अब 5 लोगों में से किसी एक को फेंकना है। बताओ किसको फेंकोगे? मम्मी को फेंकोगे, पापा को फेंकोगे, वाइफ को फेंकोगे, बच्चे को फेंकोगे या खुद को फेंकोगे? और कुछ भी आप डिसीजन लो, अनएथिकल ही है, लेकिन चॉइस करनी। तो रॉन्ग वर्सेस रॉन्ग, ये भी एक एथिकल डिलेमा हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है, राइट वर्सेस रॉन्ग, दूसरा राइट वर्सेस राइट, तीसरा रॉन्ग वर्सेस रॉन्ग, चौथा मीन्स वर्सेस एंड्स। मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इमेजिन करो कि आपकी पोस्टिंग किसी एक डिपार्टमेंट में हुई और ये जो डिपार्टमेंट है इसमें हाई लेवल का करप्शन चलता है। और करप्शन कुछ इस तरीके से है कि जो भी पैसा आता है उसको तरीके से डिवाइड किया जाता है कि इतना परसेंट बड़े साहब को जाएगा, इतना परसेंट उनसे नीचे वालों को जाएगा, इतना परसेंट सबसे नीचे वालों को जाएगा। एक पर्टिकुलर शेयर आपको भी मिलेगा, लेकिन आप करप्शन के एकदम खिलाफ हो। और सिचुएशन ऐसी है कि आप सुधार कर सकते हो, लेकिन सुधार करने के लिए आपको पहले एक आधा साल में वहां पे सेटल होना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मैं सुधार करूंगा, लेकिन अगर आप कमीशन एक्सेप्ट नहीं करते हो, अगर आप इस करप्शन को रोकने की कोशिश करते हो, तो आपका ट्रांसफर रातों रात कर दिया जाएगा और किसी ऐसे डिपार्टमेंट में आपको पटक दिया जाएगा जहां पे सिर्फ आप मक्खियां मारोगे। और अगर आप 1 डेढ़ साल तक इस सिस्टम के साथ में फंक्शन कर लेते हो, करप्शन को नहीं रोकते हो, जो भी आपका शेयर है उसको शांति से ले लेते हो, तो 1 डेढ़ साल के बाद आप ऐसी पोजीशन में आ जाओगे कि आप इस करप्शन को पूरे तरीके से खत्म कर सकते हो। अब बताओ, मीन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या एंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? अगर 1 डेढ़ साल सर्वाइव कर गए तो आपका जो एंड गोल है कि करप्शन खत्म करना है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन गांधी जी तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गलत रास्ते से अगर आप सही जगह पे पहुंच भी जाओ तो भी वो जगह सही नहीं हो सकती है। ये भी एक एथिकल डिलेमा है। बताओ, मीन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या एंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? तो एक एथिकल डिलेमा मीन्स वर्सेस एंड्स का भी हो सकता है। इसके अलावा एक डिलेमा हो सकता है पर्सनल वैल्यूज वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस करप्शन। आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहां पे हाई लेवल का करप्शन देखने को मिलता है और आपको इस करप्शन के बारे में पता चल गया, लेकिन आपको यह भी पता है कि ये जो करप्शन है अगर इसको एक्सपोज किया गया तो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हाई लेवल के सीक्रेट्स हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगे और हमारा देश खतरे में आ जाएगा। अब चूज करो, देश को खतरे में डालना है या करप्शन को खत्म करना है? और करप्शन अपने आप में देश के लिए खतरा है, मतलब दोनों तरफ खतरा है। बताओ क्या चूज करोगे? तो एक एथिकल डिलेमा ये भी हो सकता है कि पर्सनल वैल्यूज और जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में है और अब आपको चूज करना है। एक और एथिकल डिलेमा की अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं पर्सनल वैल्यूज वर्सेस सोसाइटल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज वर्सेस सोसाइटल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, ये जो फार्मर है ये अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए खूब सारे पेस्टिसाइड्स को यूज करता है। पेस्टिसाइड्स को यूज करता है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, गरीब फार्मर है, ये बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाता है।
लेकिन इन पेस्टिसाइड्स की वजह से जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, वो क्रॉप अल्टीमेटली सोसाइटी कंज्यूम करती है और उसकी वजह से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अब बताओ, ये जो फार्मर है, ये सोसाइटी की हेल्थ के बारे में सोचे या ये सोचे कि यार मेरा पेट बढ़ जाए और मैं अपना जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज करूं? और ये तो बड़ा सिंपल है, आप बोल दोगे कि अरे सोसाइटी की हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सोचो फार्मर के बारे में। वो सोसाइटी की हेल्थ के बारे में सोचेगा, सोसाइटी के पास में तो पैसा होगा, इलाज करा लेगी, लेकिन उसके घर में जो 5 लोग हैं, उनके पास में खाने का दाना नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? वो खुद कैसे सर्वाइव करेगा? तो पर्सनल वैल्यूज वर्सेस सोसाइटल वैल्यूज, ये भी एक एथिकल डिलेमा हो सकता है। फिर इसके अलावा पर्सनल वैल्यूज, रुको एक मिनट, पर्सनल वैल्यूज वर्सेस प्रोफेशनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज एंड ये पी बनेगा ही नहीं आज। पर्सनल वैल्यूज वर्सेस प्रोफेशनल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, एक लॉयर है, इस लॉयर ने केस ले लिया और केस लेने के बाद इसको पता चला कि जिस आदमी का इसने केस लिया है उसने सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया है और वो भी एक माइनर का। अब बताओ ये लॉयर क्या करे? लॉयर होने के तौर पे इसकी जिम्मेदारी है कि जो अक्यूज्ड है इसको डिफेंड करे, इसको बचाए, लेकिन हो सकता है इसके अंदर जो इंसान बैठा हुआ है वो कहे कि नहीं यार, माइनर को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है, इसको तो गोली मार देनी चाहिए। एथिकल डिलेमा है, चूज करो। इसके अलावा एक डिलेमा हो सकता है वर्क एथिक्स वर्सेस डिसिप्लिन। वर्क एथिक्स वर्सेस डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल, डिपार्टमेंट का एक डिसिप्लिन है कि आपके जो सीनियर्स आपको ऑर्डर दे रहे हैं उसको आप फॉलो करो। अब इमेजिन करो, दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका जो सीनियर है उसने आपको ऑर्डर किया कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको हटाओ, लाठी बजाओ इनमें, डंडे बजाओ इनमें और इनको हटाओ। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, क्रिमिनल्स नहीं है, इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, इसलिए ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका जो वर्क एथिक्स है वो ये कह रहा है कि नहीं, इन पर डंडे नहीं बरसाए जाने चाहिए, इनसे प्यार से बात की जानी चाहिए, इनकी समस्या सुनी जानी चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन क्या कहता है कि भाई सीनियर ने ऑर्डर दिया है तो उसको एग्जीक्यूट करो। एथिकल डिलेमा चूज करो। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस देखने को मिल सकते हैं जहां पे एथिकल डिलेमास अकर होते हैं। देखो, अगर एथिकल डिलेमा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है। एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया। इट इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन विच वन हैज टू चूज बिटवीन टू और मोर एथिकल चॉइसेस। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ एथिकल डिलेमास। और मैंने 8 एथिकल डिलेमास को डिस्कस कर दिया है एग्जांपल्स के साथ में। आपको यही मेंशन करने हैं और इनके एग्जांपल्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप उतना कर दोगे तो ये जो एथिकल डिलेमास है इसकी बातचीत खत्म हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे एथिकल डिलेमास को सॉल्व करने के लिए टूल्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए किसी एथिकल डिलेमा को अगर सॉल्व करना है तो। लेकिन इस सब के बारे में हम बात करेंगे अगले सेशन में। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।